तो कैसे हो मेरे चित्रों गाइस। आज की इस वीडियो में आपको जो है वृद्धि और विकास एक टॉपिक है, हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। काफ़ी अच्छे जो है इससे हमें क्वेश्चन जो है मतलब 4 से 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हमें इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में टोटल 3 टॉपिक कराने वाला हूँ। ये हमारी जो है महा मैराथन वीडियो होने वाली है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैंने जो है ऑलरेडी 2 महा मैराथन की वीडियोस बना रखी है। किन किन टॉपिक्स पे? तो पहली जो है पियाजे वाइगोत्स्की कोलबर्ग की थ्योरी पे, और जो दूसरी टॉपिक है एनसीएफ आरटी और एनईपी 2020 के टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना के दे रखी है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करोगे तो वहां से जो है आप सारी वीडियोस कर सकते हो। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं कि आज हमारा वो 3 टॉपिक क्या होने वाला है। 3 टॉपिक के अंदर मतलब आज का जो वीडियो है ना, लंबी वीडियो होने वाली है, तो आराम से जो है आप जो पानी वानी है उसको लेके रखो अपने पास। देखो, आज सबसे पहले हम वृद्धि और विकास के बारे में डिटेल में जानेंगे कि वृद्धि और विकास क्या होता है। उसके बाद विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद विकास के चरण यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर कोई भी क्वेरी हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने पहले ही बता दिया, वहाँ पे मैंने पिन कर रखे सारे। तो वही चलो भाई, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम। और देखो भाई, पहला टॉपिक हमारा वृद्धि यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास। दोनों टॉपिक अगर आपको क्लियर होंगे ना तो कभी कंफ्यूजन होगी नहीं। और मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि आज की इस वीडियो के बाद अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखते हो ना, बिना किसी स्किप के, बिना किसी जो है, ऐसा नहीं है कि 2-5 मिनट आधा घंटा देखा और फिर आधे घंटे 10 मिनट के लिए जो है फिर ब्रेक नहीं, कंटिन्यू अगर वीडियो देखते हो तब जाके आपको लगेगा कि हाँ भाई ये भी जो है सीटेट सीडीपी का जो है कुछ लेवल है। तो देखो भाई, वृद्धि के बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले यानी कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। अब ये मात्रात्मक पहलू क्या होते हैं? तो मात्रात्मक पहलू का मतलब होता है कि जैसे कि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो वो धीरे धीरे जो बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो क्या होता है, उसकी साइज में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यानी कि जब वो 2 साल का था तो छोटा सा नन्हा सा, जब पैदा हुआ तो छोटा सा था, मतलब आपके हाथ का भी आधा हाथ का था। उसके बाद जो है जब वो 2 साल का हुआ तो थोड़ा सा बड़ा हुआ। उसके बाद उसके जो है वजन में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, हाइट में देखने को मिली। उसका जो शेप्स है, जो शरीर का जो गोलाई है, जो मुंह का गोलाई है, पहले इतना फिद्दू सा था, अब जो है धीरे धीरे उसमें भी जो है वो भी जो है बड़े बड़े जो शेप्स हो गए उसके, और जो उसकी जो मुंह की गोलाई है वो चौड़ी हो गई है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि मात्रात्मक पहलुओं में कौन कैसे परिवर्तन होते हैं। उसके बाद जो वृद्धि होता है ना, ये आजीवन नहीं चलती। आप खुद सोचो, अगर वृद्धि आजीवन चल रही होती तो आज क्या आप जिस घर में बैठे हो उस घर में बैठ पाते? हमारे घर की जो हाइट है वो कितनी होती है? मैक्सिमम जो है 10-12 फुट होती है। और अगर वृद्धि आजीवन चलती रहती तो आप जो है अभी कितने लंबे होते, बिल्कुल मतलब खली तो बहुत छोटा सा है, खली से भी आप बहुत लंबे होते। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि जो है आजीवन नहीं चलती है। यह जो है कब तक चलती है? केवल परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी क्या होती है? जब तक कि आपको सही गलत का जो है समझ ना आ जाए। बेसिकली 18, 19, 20 साल तक ही जो है आपकी हाइट वृद्धि होती रहती है। हाइट तो देखो मतलब 18, 19, बाकी तो वेट है, वेट भी आपका जो है बढ़ता रहता है। वेट में क्या होता है कि अगर आप मतलब वेट भी जो है ना, मतलब अगर बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट फूड खा रहे हो तो आपका वेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जो हाइट है वो एक समय के बाद रुक जाती है। उसके बाद है विकास। मैंने वृद्धि आपको अच्छे से समझा दिया है, यानी कि शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में, यानी कि शरीर का मात्रात्मक पहलू क्या होता है कि जैसे आपका वजन बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, शेप बढ़ रहा है, तो ये मात्रात्मक पहलू हो गए, तो उसको हम वृद्धि बोलेंगे। और वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाती है। अब आता है हमारा विकास यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है? ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये कभी रुकती नहीं है। बच्चे माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली जो है ये प्रक्रिया। दूसरा पॉइंट यही बोलते हैं, माँ के गर्भ से कब्र तक यानी कि वोम टू टॉम जो है चलने वाली प्रक्रिया है। यह जो है सतत, जैसे कि मैंने आजीवन बता ही दिया, सतत प्रक्रिया है। और यह जो है बहुआयामी प्रक्रिया। बहुआयामी का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल, यानी कि सिर्फ जो हम यूं बोलेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वृद्धि ये होता है, लेकिन हम विकास को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। विकास एक छोटा टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है, जिसके अंदर जो है आपकी वृद्धि भी शामिल है। उसके बाद इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, विकास में वृद्धि और हास्य यानी कि ग्रोथ एंड डिक्लाइन दोनों शामिल होते हैं। अब 2 शब्द है, वृद्धि और हास्य। वृद्धि तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि वृद्धि में जितना भी चीज़ हुआ है, यानी कि बच्चा जो है अपने अगर कक्षा में अच्छे अंक ला रहा है
तो वृद्धि हुआ, यानी कि अंक उसके अच्छे आए। अगर बच्चे के शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में हो रहे परिवर्तन है तो वृद्धि हुआ। ठीक है, तो ये तो विकास में आता ही है। मैंने आपको बताया कि वृद्धि जो है विकास के अंदर ही आती है, क्योंकि वृद्धि एक छोटा टर्म है और विकास जो एक ब्रॉड टर्म है। विकास के अंदर जो भी चीजें आएंगी तो वृद्धि भी उसी के अंदर आएगी। लेकिन यहाँ पे आया हास्य। हास्य यानी कि मतलब कि अगर बच्चा जो है कक्षा में अन्य बच्चों से जो है पीछे रह गया, या उसका जो है मानसिक जो उसका जो ग्रोथ था वो पीछे रह गया, तो ये भी जो है हमारा विकास के अंदर ही आता है। यानी कि अगर बच्चा किसी क्षेत्र में अच्छा करता है, वृद्धि करता है, तो वो भी विकास में आ गया। और यदि किसी क्षेत्र में बच्चा जो है पीछे रह जाता है और कोई भी टेम्प्रोरी काम जो है ना विकास के अंदर नहीं आता है, जैसे टेम्प्रोरी, जैसे कि बच्चे की तबीयत खराब होगी, तो ये सभी बुखार आने, ये सारी चीज़ें जो हास्य नहीं होता है। हास्य का मैंने आपको मतलब बताया ही कि बच्चा किसी भी क्षेत्र में पीछे रह जाता है, या नॉर्मल बच्चों के मुकाबले जो उसका जो बुद्धि का स्तर है वो कम रह जाता है, तो ये सारी चीजें जो है हास्य में आती है। तो समझ में आए वृद्धि और हास्य क्या होते हैं। चलो, पियाजे के अनुसार जो विकास है वो क्या है, असतत डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है। तो मैंने आपको बताया भी था जब मैंने पियाजे की थ्योरी, जब मैंने तीनों मनोवैज्ञानिक को लेकर पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग का जो महामैराथन कराया था, उसमें मैंने आपको जो है बताया है कि सिर्फ एक पियाजे मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने जो है विकास को असतत बताया। उनका रीजन ये था कि विकास जो है चरणों में होती है। अब मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं कराऊंगा, नहीं तो ऑलरेडी जो है महामैराथन वीडियो है, तो उसके लिए आप उस वाली महामैराथन को, जो पियाजे वाइगोस्की कोलबर्ग वाली जो महामैराथन, उसको आप जो है देख सकते हो। वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो विकास है उन्होंने असतत क्यों बताया है। ठीक है भाई। उसके बाद है विकास के कितने प्रकार होते हैं। आपको मैंने वृद्धि समझा दिया, विकास समझा दिया क्या क्या होते हैं। अब जो है मैं आपको विकास के प्रकार बताऊं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विकास जो एक बहुआयामी प्रक्रिया है, तो बहुआयामी किस तरीके से है तो वो देख लेते हैं। पहला है शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है कि शारीरिक विकास शारीरिक स्वास्थ्य और कौशलों के विकास को दर्शाता है, जैसे कि शरीर का वजन बढ़ना, शरीर का आकार बढ़ना आदि। ये सभी क्या है, वृद्धि के अंदर आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वृद्धि एक छोटा टर्म है। अगर मैं इसको अच्छे से उदाहरण के माध्यम से समझाऊं, आपने क्रैक्स वगैरह खाया कुछ, या मतलब कुछ ऐसे पैकेट वाले मतलब स्नैक्स खाए हैं जिसमें कुछ खिलौने विलौने फंसते। जब हम बचपन में छोटे थे तो मतलब क्रैक्स खाते तो उसमें खिलौने फंसते थे। तो आप ऐसे समझ सकते हो, जो वो पूरी जो क्रैक्स की पैकेट है वो क्या है, वो विकास है। और उसके अंदर जो छोटा सा जो खिलौना फंस रहा है वो क्या है, वो वृद्धि है। तो ऑटोमेटिक जो है वृद्धि तो विकास के अंदर ही आ गया। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि जो शरीर का जो है वजन बढ़ना, शरीर का आकार बढ़ना, ये सभी जो है क्या है, शारीरिक विकास का ही पार्ट है। उसके बाद है इसी में जो है एक आता है मोटर डायनामिक, यानी कि गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास क्या होता है कि हमारी मांसपेशियों से संबंधित ये जो है विकास होते हैं। इसके अंदर भी जो है दो जो है हमारे विकास आते हैं। गत्यात्मक विकास के भी प्रकार होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप GF से करके जो है याद कर सकते हो। GF का मतलब होता है ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि स्थूल गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल में क्या होता है कि जो इसमें बच्चे होते हैं ना, वो अपनी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं कोई भी काम करने के लिए। जैसे कि चल रहे हैं तो उनकी थाई का प्रयोग हो रहा है, थाई क्या है, बड़ी मांसपेशियां हैं। जैसे तैर रहे हैं तो उनके जो है मतलब जो हाथों का प्रयोग हो रहा है, हाथ एक बड़ी मांसपेशियां है। कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, तो वो सारी चीजों क्या हो रही है, वो सारी चीजों में जो है बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद F में क्या होता है कि फाइन मोटर स्किल, यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल में जो उसी का बिल्कुल अपोजिट होता है कि इसमें जो है छोटी मांसपेशियों का जो है हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जो है कई बच्चे ऐसे होंगे कि अभी नोट्स बना रहे होंगे, तो वो लिख रहे होंगे तो क्या वो फाइन तरीके से सूक्ष्म रूप से वो लिख रहे होंगे, यानी कि उसका जो वहां पे किस चीज का प्रयोग हो रहा है, सूक्ष्म गतिक कौशल का जो है प्रयोग हो रहा है। जैसे चित्र बनाना, बुनाई करना, काटना किसी भी चीज को, पेन पकड़ना, सुई में धागा पिरोना, ये सारे काम जो है क्या होते हैं, ये सारे काम जो है सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं। और ध्यान रखना, हमेशा जो विकास होता है ना वो ग्रॉस मोटर स्किल टू फाइन मोटर स्किल होता है। यानी कि आपने भी देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा जो स्थूल गतिक कौशल से जो है सूक्ष्म गतिक कौशल, कभी आपने ये देखा कि बच्चा जो है चलना सीखा नहीं है और वो हाथ से जो है पेन मतलब जो है लिखना चालू कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। और ना ही आप ऐसा कभी होते हुए देखोगे, क्योंकि जो विकास का ये जो है क्रम ही ऐसा है कि G के बाद ही F आएगा, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल पहले करेगा, उसके बाद फाइन मोटर स्किल करेगा। ठीक है भाई, और नाम तो मैंने आपको बताया, GF से याद रखना। चलो भाई, उसके बाद दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कॉग्निटिव। ये हमारे बौद्धिक से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि संज्ञानात्मक विकास सोचने की क्षमता और ज्ञान के प्राप्ति को बढ़ाता है। यानी कि हम किस तरीके से जो हम सोच सकते हैं और ज्ञान की किस तरीके से हम प्राप्ति कर सकते हैं, तो इस चीज को जो है ये बढ़ाता है संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास मानसिक विकास और बौद्धिक विकास से संबंधित है। ध्यान रखना, अगर पेपर में जो है संज्ञानात्मक विकास ना देके वो जो है मानसिक विकास
विकास दे देगा या बौद्धिक विकास दे देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये तीनों जो शब्द है ना, जब भी मैंने इन तीनों शब्द को लिखा है कि संज्ञानात्मक विकास की जगह मानसिक विकास भी दे सकता है और बौद्धिक विकास, अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सभी जो है संज्ञानात्मक विकास ही है। ठीक है भाई। उसके बाद है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास जो है सामाजिक संबंधों, सहयोग और समाज में सामूहिक सहभागिता को बढ़ाता है। यानी कि जो बच्चा होता है, वो कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि बच्चे का जो विकास है वो समाज में ही जो है सुचारू रूप से हो सकता है, ये सही तरीके से हो सकता है। तो उस मनोवैज्ञानिक का आप मुझे नाम जो है कमेंट करोगे। जिसका भी पहले कमेंट आया उसको जो है मेरी तरफ से जो हमारी जो ई बुक है CDP की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। आप मुझे बस जो है कमेंट कर दोगे ना, और सेम नाम से होना चाहिए। जैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, मैं आपको खुद मैसेज करके जो है वो आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। चलो भाई। तो सामाजिक विकास सामाजिक संबंधों, यानी कि जब हम समाज में संबंध वगैरह बनाते हैं, चाचा चाची, नाना नानी, तो उसके बाद जो सहयोग करते हैं समाज में, सामूहिक जो भी सामूहिक कार्यक्रम उसमें सहभागिता लेते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, वहाँ पे हमारा सामाजिक विकास होता है। बच्चा समाज में अंत्यक्रिया करके जो है सीखता है। ये कौन बताते हैं? वाइगोस्की। भाई कैंसिल, वो ई बुक वाला कैंसिल। यहाँ पे तो मैंने आंसर दे ही रखा है, वाइगोस्की साहब ने जो है ये बताया, तो भाई ई बुक वाला हिसाब किताब कैंसिल। चलो कोई बात नहीं, कर देना। जिसने कर दिया होगा ना, अभी जिसने कर दिया होगा तो उसको हम दिला देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो आंसर मैंने लिख ही रखा है। अब इसी के अंदर जो है आ जाता है मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास। अब ये मुझे बताओगे कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? अभी अगर जिसने कमेंट कर दिया उसको भी अगेन CDP की ई बुक फ्री। इसमें बच्चे को जो है सही गलत से संबंधित जानकारी जो है मिलती है, यानी कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, गुड टच, बैड टच, ये सारी चीजें जो है नैतिक विकास में ही आते हैं। किसी व्यक्ति की सही और गलत, विवेक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों, सामाजिक दृष्टिकोण, ये सारी चीजें क्या है, मॉरल डेवलपमेंट है। ये मॉरल डेवलपमेंट किस में आता है? अभी मैंने आपको बताया सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद है भावनात्मक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपने देखे होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मतलब लड़के तो थोड़े बहुत कंट्रोल भी कर लेते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती है वो छोटी छोटी बातों पे, चींटी काट लिया रोने लगती है, मच्छर ने काट लिया रोने लगती है। मतलब बता रहा हूँ वही, थोड़ा सा इमोशनली लड़कियां जो होती है थोड़ी सी कमजोर होती है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि चींटी ने काट लिया तो सच में ही रोने लगती है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैं उदाहरण देके बता रहा हूँ आपको। वैसे तो बॉयज भी होते हैं, बॉयज लेकिन 2 ही बार रोते हैं, एक जब पैदा होते हैं और जब उसकी महबूब छोड़ के जाती है या उसकी माँ छोड़ के जाती है, माँ या पेरेंट्स उनके छोड़ के जाते हैं, तभी बॉयज रोते हैं, अदरवाइज तो बॉयज नहीं रोते। तो देखो भाई, और रोना भी नहीं चाहिए, कोई गया आया डजंट मैटर। मैं उसके लिए नहीं बोल रहा, माँ बाप के लिए नहीं। माँ बाप के जाने का तो दुख हर किसी को होता है भाई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो भावनात्मक विकास में क्या है? भावनात्मक विकास व्यक्ति के भावनाओं, भावनात्मक स्थिति और समाज में उनके संबंधों को जो है संदर्भ करता है। यानी कि उसके संबंध किस प्रकार से, कहीं वो जो है मतलब किसी से मिल रहा है, जुल रहा है, बहुत ज्यादा भावुक तो नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा भावुक तो नहीं हो जाता। जैसे कि किसी की डेथ हुई तो आपने अक्सर देखा होगा कि वहां पे महिलाएं गले फाड़ फाड़ के, पीट पीट के, अपनी छाती पीट पीट के रो रही होती है, लेकिन पुरुष जो है वो बेचारे मतलब कंट्रोल रखते हैं। उनको मालूम है कि भाई किस तरीके से जो हमें अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है। उसके बाद यह उनकी आत्मविश्वास, जो भावनात्मक विकास को जिसने जो है जिसके अंदर हो जाता है, तो वह जो है आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और संवाद क्षमता को जो है विकसित करता है। इससे वह समाज में जो है सकारात्मक रूप से योगदान कर सकते हैं। अब खुद सोचो, अगर आप इंटरव्यू देने गए और वहाँ पे जो है आपको जो इंटरव्यूअर ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद वहाँ पे आप रोने पीटने लगोगे। दैट मीन्स अगर रोने पीटने लगते हो तो दैट मीन्स आपका जो है भावनात्मक विकास नहीं हुआ है। यदि स्कूल में थे आप, वहाँ पे अगर किसी बच्चे को किसी ने डांट दिया और वो बच्चा बहुत बुरी तरीके से रो रहा है, जबकि उसको पीटा नहीं है, सिर्फ डांटा है कि आपने ये काम नहीं किया, आपको ऐसा करना चाहिए, बस वो बिलख बिलख के रो रहा है, दैट मीन्स उसका जो है भावनात्मक विकास नहीं हुआ है। ठीक है भाई, समझ गए? भावनात्मक विकास जो है बेसिकली जो भावनात्मक सपोर्ट जो होता है ना, इमोशनल सपोर्ट जो होता है ना, हमें टीनेजर्स में जो बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा देना चाहिए। पेरेंट्स से मिलता हो ना मिलता हो, क्योंकि पेरेंट्स से तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है मतलब अटैच नहीं होते, लेकिन एक शिक्षक, जब आप शिक्षक बन के जाओगे ना स्कूल में, तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखना। आई नो कि आपके और हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया है, हमारे इमोशनल अत्याचारों की धज्जियाँ उड़ा दी गई थी स्कूल में, कहीं कुछ हुआ बस और मास्टर आके कूट देता था। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करोगे तो राइट टू एजुकेशन आपको मालूम ही अच्छे से। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वृद्धि और विकास में अंतर। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको वृद्धि समझाया, विकास समझाया,
अच्छे से समझाए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए, थोड़ी सी और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है आपको इनके बीच में अगर अंतर पता चल गया ना तो आपको और अच्छे से, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये तो वृद्धि और विकास दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करते हैं कि विकास वाले पॉइंट को वृद्धि में लिख देते हैं, वृद्धि वाले पॉइंट को विकास में लिख देते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी अगर आके जो है मतलब कोई भी बच्चा अगर आके अगर मेरी वीडियो देख रहा है उसके बाद उसको कोई कन्फ्यूजन हो, अगर कन्फ्यूजन रह जाती है तो मैं इतनी देर से जो मैं ये गला फाड़ रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है, और फिर मेरी वीडियोस को क्यों ही कोई देखेगा, है ना भाई। तो वृद्धि क्या होता है कि शरीर में होने वाले परिवर्तन, शरीर के मात्रात्मक व परिणात्मक। मात्रात्मक जैसे कि अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो भाई उसका परिणाम तो दिख रहा है ना दूसरों को। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर सुना होगा कि मतलब जो हमारे भांजे और भांजनियाँ होती है, और वो हम क्या बोलते हैं कि जब वो 7 साल की उम्र 8 साल की उम्र में, अरे इसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही, फिर 4-5 साल बाद वो जब 12 साल 13 साल में जब आते तो अचानक उसकी हाइट बढ़ जाती है। वैसे तो ये हमारे लिए, हम टीचर्स के लिए तो नॉर्मल है, हमको मालूम है कि भाई कब उसका जो है ग्रोथ होगा। ये मैंने आपकी पियाजे की थ्योरी में अच्छे से बता रखा है, कब उसका जो है ग्रोथ हो रहा है, कब क्या हो रहा है, ये तो हमें तो मालूम है। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो तो मतलब जैसे टीचिंग का कोर्स तो अब आपने किया है ना, सीटेट की तैयारी तो अब कर रहे हो ना, अब आपको ये सारी चीजें मालूम है। लेकिन जब आप पहले तो मतलब ऐसे ही बोलते थे भाई ये तो गिट्ठा ही है, मतलब इतना ही है, कभी इसकी हाइट बढ़ेगी भी नहीं बढ़ेगी। यानी कि जो उसकी हाइट बढ़ रही है तो हमें आंखों से, दूसरे बंदों को आंखों से परिणाम दिख रहा है। यानी कि यह मात्रात्मक और परिणात्मक होता है। परिणात्मक परिणाम हमें दिखता है, और यह क्या होता है, इसमें भी हमें परिणाम दिखता है, क्योंकि ओवरऑल वृद्धि तो विकास का ही पार्ट है, तो इसमें भी हमें परिणाम दिखता है। लेकिन इसमें जो है गुणों में परिवर्तन होते हैं। जो गुण होते हैं बच्चों के, पहले वो बिना पेंट के चला जाता था कहीं भी, लेकिन अब भाई जब वो बड़ा हो गया, टीनेज में आया है, या मतलब 5-6 साल 7 साल 8 साल का हुआ है, तो अब भाई वो जो है कहीं भी ऐसे कच्चे बनियान में तो नहीं जाता, उसको प्रॉपर जो है हाफ निक्कर वगैरह पहन के जाता है। तो भाई ये गुणों में परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद इसमें शारीरिक परिवर्तन होता है। भाई आप खुद बताओ, अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, तो शरीर में ही तो परिवर्तन हो रहा है ना। लेकिन इसमें शरीर के विभिन्न अंगों में परिवर्तन होता है। यानी कि हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं उन सारी चीजों में, उनके फंक्शंस वगैरह में जो है हमारे बुद्धि का विकास हो रहा है, शरीर का विकास हो रहा है। अभी तो मैंने पीछे आपको बताया सारे, हमारे इमोशनल जो हम हमारे इमोशन का विकास है, सारी चीजें जो हमारी विकास में आएगा। उसके बाद वृद्धि का मापन संभव है। यानी कि आपका कितना वजन बढ़ा, इस चीज को आप नाप सकते हो कि पहले आप जो है 60 किलो के थे और 1 साल बाद ही आपका जो है 20 किलो वजन बढ़ गया। इतना आपने खाया, इतना खाया और आपका वजन 20 किलो बढ़ गया। लेकिन विकास का मापन संभव नहीं है। भाई आपके शरीर के अंगों में जो परिवर्तन हो रहा है, गुणों में जो परिवर्तन हो रहा है, कोई व्यक्ति कितना अच्छा है, क्या इस बात को हम माप सकते हैं? क्या पता वो आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश जो है मतलब एक्टिंग कर रहा हो, अंदर से वो बिल्कुल रावण जैसा हो सकता है भाई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हम विकास का मापन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यह संरचनात्मक परिवर्तन, यानी कि स्ट्रक्चर, अगर आपके शरीर में वजन बढ़ेगा तो आप पहले पतले दुबले थे, अब भैंस जैसे हो गए हो। तो जब भैंस जैसे हो जाओगे तो आपके शरीर के स्ट्रक्चर में तो चेंज हुआ ही ना। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं होती है, जो लड़कियां होती है, वो शादी के बाद मोटी हो जाती है। ठीक है भाई, मोटी जो हो जाती है तो उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में तो चेंज हमें देखने को मिला ही ना। उसके बाद यह जो है कार्यात्मक, यानी कि फंक्शंस में हमारे चेंज होता है, हमारे व्यवहार में, हमारी आदतों में, इन सभी चीजों में चेंज परिवर्तन होता है, तो वो विकास कहलाता है। ठीक है, चलो भाई अब आता है एक टॉपिक, डेवलपमेंटल टास्क, यानी कि विकासात्मक परिकार्य। यह जो है हैविंग बस्ट के द्वारा दिया गया है। अब आप कहोगे हैविंग बस्ट कौन थे? तो हैविंग बस्ट जो एक मनोवैज्ञानिक से, आपने डीएलएड में अच्छे से पढ़ा होगा इनके बारे में, वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। तो ये क्या होता है कि विकासात्मक कार्य होता है। यह सिद्धांत जो है, जो कि युवाओं के विकास के महत्वपूर्ण कार्य को समझने का जो है प्रयास करता है। इस सिद्धांत के अनुसार नव युवक के जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें वे समाप्त करने की आवश्यकता होती है, ताकि वे समाज में जो है क्या करे, सफलता प्राप्त कर सके। यानी कि कुछ कार्य, अभी आपके क्या कार्य हैं, अभी आपकी उम्र हो गई होगी कईयों की अभी मतलब 18-19 मतलब 20 साल प्लस वाले ही हो यहाँ पे, इतना तो मुझे भी मालूम है, क्योंकि मेरा जो चैनल का एनालिटिक है उसमें तो 24-25 से लेकर 35 तक के मुझे दिखाते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि कई ऐसे होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की आईडी से भी करते हैं। तो मिनिमम मोटा मोटा हम 20 साल प्लस वालों को लेते हैं। तो 20 साल अगर आपकी उम्र हो गई है तो आपके पेरेंट्स से आपकी क्या उम्मीद है कि भाई अब जो है आपको जो है जल्दी से जल्दी एक गवर्नमेंट जॉब ले लेना चाहिए। अगर कोई लड़की है और लड़की वो गांव में रहती है, राजस्थान वगैरह में जो है, यूपी बिहार में अगर रहती है, तो उस लड़की से उस माँ बाप की क्या अपेक्षा होगी कि भाई जल्दी से जल्दी इसकी शादी करा देते हैं।
कहीं लड़की बिगड़ ना जाए, ये होती है ना अपेक्षा। लड़कों से क्या अपेक्षा होती है, अगर बिहार वगैरह में या फिर यूपी वगैरह में या राजस्थान वगैरह में, कि भाई तुझे जल्दी से जल्दी जॉब लेनी है, अपने पिताजी का जो भार है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है, वो अपने कंधे पे लेनी है। तो ये इसी को जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विकासात्मक कार्य। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि हमें जो है जीवन में सफलता पाने के लिए जो है खत्म करने होते हैं, ताकि क्योंकि समाज की, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है समाज की हमसे कि भाई तू 25 साल का हो गया, तू अभी तक नौकरी नहीं कर रहा, कब नौकरी करेगा। ऐसे कुछ शब्द होते हैं ना जो कि सीधा आके हमारे दिल पे लगते हैं। उसके बाद यदि आपकी उम्र 30 साल हो गई है, लड़कों को तो 25 साल तक कोई नहीं बोलता कि शादी के लिए, अब के टाइम में तो बिल्कुल नहीं बोलता। यदि वही लड़का 30 साल का हो जाए, उस टाइम उसको क्या बोलेंगे, अरे भाई तू जिंदगी भर नौकरी की तैयारी करेगा, कभी शादी ब्याह भी करेगा, बहू के हाथ की चाय वाय भी पिलाएगा, नहीं पिलाएगा। तो यही बिल्कुल सेम सेंटेंसेस होते हैं। तो आई थिंक अब आपको विकासात्मक कार्य समझ में आ गए होंगे कि समाज की हमारे से जो है कुछ अपेक्षा होती है, और उन अपेक्षाओं को जो हमें क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है। उदाहरण के तौर पे 30 साल हो गई है, आप सभी कुंवारे हैं, मैंने आपको बता दिया अच्छे से एग्जाम। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? एक आंतरिक कारक होता है कि बाह्य कारक होता है। आंतरिक कारक में हम पहले देख लेते हैं, इंटरनल फैक्टर में देख लेते हैं जीवन का अनुभव। कुछ हमारे जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं, कुछ हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, कईयों के पेरेंट्स जो होते हैं वो मतलब जो है बचपन में ही गुजर जाते हैं। तो वो जो अपने पेरेंट्स को जो गुजरने का जो दर्द होता है ना, उस बच्चे को जो है फिर वो आगे उसके विकास को प्रभावित करता है। फिर वो बहुत अच्छे से जो है समाज में घुल मिल नहीं पाता है। उसको आप देखो वो बच्चा कटा कटा सा रहेगा, बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं रहेगा। उसके बाद मानसिक स्थिति, कुछ ऐसी जो है मतलब बीमारी हो जाती है, या फिर कुछ ऐसे मतलब जो है मतलब बोल सकते हैं कि जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, स्थिरता और संतुलन को जो है ये विकास प्रभावित करता है। जैसे कि कोई अगर गंभीर बीमारी हो गई तो इससे क्या होगा, उसके मानसिक स्थिति पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। और यदि मानसिक स्थिति पे प्रभाव डाले तो वो ऑटोमेटिक भाई जो है वो विकास को तो प्रभावित करेगा ही। अगर बुद्धि उसका अगर सही से नहीं चलेगा तो वो कैसे ग्रो करेगा, खुद बताओ कैसे ग्रो करेगा। उसके बाद है आत्म प्रेरणा। आत्म प्रेरणा यानी कि व्यक्ति की आत्म प्रेरणा उसके सपने और उसके मोटिवेशन भी उसके विकास को निर्धारित करते हैं। अगर आप किसी भी कार्य के लिए, अगर आप इस वीडियो पे आए हो, आप सभी को मालूम है महामैराथन वीडियो है, लमसम 1-1.5 घंटे की वीडियो होने वाली है। अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं हो अंदर से, बोलोगे यार 1-1.5 घंटा कौन वीडियो देखेगा, वो भी पढ़ाई की वीडियो कौन देखेगा। अगर आप पढ़ाई की वीडियो नहीं देखोगे तो आज जो है आप जो इतनी जो कंपटीशन, उन बच्चों से पीछे हो जाओगे, जो आपका सीटेट का एग्जाम है वो नहीं क्लियर कर पाओगे। और यदि वो नहीं क्लियर करोगे तो फिर ऑटोमेटिक आपका विकास तो हो ही नहीं रहा ना। आप जीवन में वृद्धि तो जो है विकास तो कर ही नहीं रहे। विकास इन द सेंस कि जब आपने डीएलएड बीएड किया, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सीटेट को क्वालिफाई करना है, या कोई स्टेट में तो स्टेट टेट को क्वालिफाई करना है, उनको क्वालिफाई करना है। यदि वो क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हो तो आपका तो एक तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, हास्य हो रहा है। समझ गए? चलो भाई, आत्म प्रेरणा यानी कि जो है प्रेरणा भी 2 प्रकार की होती है। आत्म प्रेरणा एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक बच्चे के अंदर कौन सी प्रेरणा को आप विकसित करोगे एक शिक्षक के रूप में? वैसे ये मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है आपको। व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति, ये तो हमारा मानसिक में ही आ गया कि किस तरीके से आप जो है सोचते समझते हो। किसी चीज को बहुत ज्यादा नेगेटिव, क्या महिलाओं को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव हो आप? क्या कोई महिलाएं पुरुषों को लेकर, एक पुरुष वर्ग को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव, किसी एक वर्ग को लेकर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो? या आप किसी जो है पूरे एक मतलब जैसे कि भारत में रहते हुए आप पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हो, या पाकिस्तान में रहते हुए भारत को लेकर क्या सोचते हो? तो ये सारी जो है आपकी विचारधाराएं भी आपके विकास को प्रभावित करती है। उसके बाद है बाह्य कारक। एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो आपके विकास को प्रभावित करते हैं? सामाजिक परिवेश, जैसा समाज, जैसा देश, वैसा ही आपका जो है भेष होने वाला है। अगर आप राजस्थान में रहते हो तो जो कोई बिहार का बंदा है ना, वो या कोई भी स्टेट का बंदा है ना, या अगर आप तमिल में रहते हो तो ऑटोमेटिक आप देख के बता दो कि भाई ये तमिल का बंदा है, ये राजस्थान का बंदा है, क्योंकि समाज का परिवेश ही आपको उसी तरीके से मिला है। शैक्षिक प्रणाली, अगर आपको शिक्षा नहीं मिलेगी तो आप कैसे मतलब सोचो, आप जो है मतलब जो है सरकारी स्कूल से पढ़ लिख लिए हो, और सरकारी स्कूल से पढ़ लिख लिए हो, मैं केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस जैसे स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं वो सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। उस स्कूल से पढ़े हो और एक बच्चा प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है, आप खुद बताओ कि दोनों में से विकास किसका अच्छे से होगा? ऑटोमेटिक जो है बेसिक सी बात है भाई, जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है उसका जो विकास अच्छा होगा, उसकी जो है मानसिकता अलग होगी, उसका जो है बौद्धिक स्तर अलग होगा, उसकी जो है पसंद नापसंद करने की चीजें अलग होगी, उसके खान पान की चीजें अलग होगी, और आपकी अलग होगी, तभी ना आप एक दूसरे से अलग हो। तो ये विकास कहता है कि विकास जो है व्यक्तिक अंतर का नियम, ये भी जो है एक नियम है कि जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति में हमें जो है कुछ ना कुछ भिन्नताएं हमें देखने को
मिलती है। ठीक है भाई। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है सामान्य से विशिष्ट की ओर हमेशा जो है विकास होता है, यानी कि जो बच्चा है वो पहले सामान्य काम करेगा, यानी कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चा जो है सबसे पहले जो क्या करेगा, सामान्य काम करेगा, और जब वह सामान्य काम करने में सक्षम हो जाएगा तभी जो है वह विशिष्ट कार्य की ओर जो है बढ़ेगा। यही एक तरीका होता है। यानी कि जो बच्चा होता है, आपने कभी देखा है कि जो बच्चा होता है सीधा जो है भरी हुई बाल्टी का पानी उठा लेगा? नहीं ना, पहले वो धीरे धीरे बॉल को उठाता है, बॉल से खेलता है, फिर खाली बाल्टी को उठाना खिसकाना शुरू कर देता है, और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तब जाके जो वो भरी हुई बाल्टी उठाता है। ऐसा नहीं कि वो पैदा हुआ डायरेक्ट बाल्टी को उठा लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो बच्चे का जो शरीर का विकास होता है, पहले बच्चे का जो है सिर से पांव तक का विकास होता है, और सबसे बाद में जाके जो है किस चीज का विकास होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल का जो है विकास, यानी कि फिर वो बाद में जो है लिखना और ये सारी चीजें वो करना शुरू कर देता है। ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि सूक्ष्म गतिक कौशल से पहले जो बच्चा स्थूल गतिक कौशल से से जो है सूक्ष्म गतिक कौशल जो है बच्चा हमेशा जो है विकास करता है, यानी कि ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल जो है बच्चा जो है डेवलप करेगा। पहले बच्चा जो है बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करेगा, उसी के बाद जो है वो छोटी मांसपेशियों का जो है छोटी मांसपेशियां, यानी कि लिखना एक विशिष्ट कार्य हो गया, चलना एक विशिष्ट कार्य नहीं है, वो सामान्य कार्य है। चलने से पहले बच्चा जो है घिसेट मारेगा, घिसेट मारने से के बाद जो वो क्रॉलिंग करेगा, क्रॉलिंग के बाद जो वो किसी चीज को जो है मतलब किसी के सहारे जो है खड़े होना सीखेगा, या सीधा नहीं दौड़ना नहीं चालू कर देगा। तो आई थिंक अब आपको जो है समझ में आ गया होगा। विकास क्रम की एक रूपता, यानी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, ये पांचवा सिद्धांत है। और पांचवा सिद्धांत क्या बोलता है कि विकास हमेशा क्रम में होता है, यानी कि पहले दूध के दांत आएंगे, उसके बाद ही जो है दूसरे दांत आएंगे। ये चीज जो है फिक्स है, ऐसा नहीं कि दूसरे दांत पहले आ गए उसके बाद दूध के दांत आएंगे, ये चीजें फिक्स है। ठीक है भाई। उसके बाद है परस्पर संबंध का नियम। छठा हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि जो विकास है, वृद्धि और विकास के सभी आयाम जो है एक दूसरे से क्या है, परस्पर संबंधित है। आयाम कौन कौन से, जो अभी आयाम मैंने आपको पीछे बताए हैं, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक, ये सभी जो है विकास जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर आपका जो है शारीरिक रूप से जो है अगर आप सही नहीं हो, तबीयत खराब है, तो आपका मानसिक रूप से भी आप बहुत अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे, और समाज में भी जो है लोगों से अच्छे से नहीं मिल पाओगे। अगर आपकी खुद से तबीयत खराब है तो आप बेड पे रेस्ट करोगे या फिर अपने चाचा ताऊ से मिलने जाओगे? नहीं ना, आप जो है भावनात्मक रूप से रोते रहोगे, आंख से आंसू आते रहेंगे। किसी ने कुछ हल्का सा डांट दिया तो आप यूं ही बोलोगे, एक तो मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से मेरे को डांटते, सब मुझे डांटता है। तो ऐसे करके जो है हम ये बोल सकते हैं कि जो विकास है वो एक दूसरे से क्या है, परस्पर संबंधित। अगर एक भी आयाम डिफेक्ट हुआ तो वो सभी आयामों को जो है क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो आगे देखते हैं। जब सभी आयाम मिलकर एक कार्य के लिए काम करे, विकास के एकीकरण का सिद्धांत, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि सभी आयाम तो मैंने अभी आपको बताया ही कि सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, यह सभी हमारे क्या है, आयाम। और इन सभी को जो है किसी एक कार्य में लगा देते हो, यानी कि कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें आप जो है सामाजिक रूप से भी जो है वो चीजें ठीक है, आप मानसिक रूप से भी जो है वो सारी चीजें अपना एफर्ट लगा रहे हो, शारीरिक रूप से भी लगा रहे हो, और उस काम को करने में बहुत ज्यादा भावुक भी नहीं हो रहे हो, मतलब नॉर्मल हो। तो क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विकास के एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है भाई। जैसे कि कोई भी जैसे मतलब इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आप जो है कोई बैडमिंटन खेल रहे हो, जो उस शटल को जो हिट करोगे तो उसमें आपका दिमाग भी लग रहा है कि भाई इसको किस तरीके से यहाँ से जो है हिट करूं तो हिट होगा, यहाँ से हिट करूं, शरीर का बल भी लग रहा है, उसके बाद जो है दिमाग भी लग रहा है, शरीर का बल भी लग रहा है। और सोचो उस टाइम अगर आपसे हिट नहीं हुआ और वहां पे आप रोने धोने बैठ गए, बहुत ज़्यादा सैड हो गए, या किसी गेम में सैड हो गए, तो क्या इसको हम बोलेंगे कि ये विकास का एकीकरण का सिद्धांत है? नहीं, इसको हम नहीं बोलेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए जब ये हमारी चारों आयाम अगर लगते हैं तो उसको हम विकास के एकीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। नेक्स्ट है अनुमान का नियम, यानी कि डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। ये मैंने आपको बताया भी था कि जो डेवलपमेंट है वो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान का नियम कहता है कि हम बच्चों के व्यवहार को देखते हुए यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह आगे अपने जीवन में क्या करेगा या उसकी क्या रुचि होने वाली है। यानी कि बच्चों के बिहेवियर को देख के जो आप बता सकते हो कि जो बच्चा है अपने जीवन में आगे क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, कितना पानी में है। आप किसी भी बच्चे को देख के ना, उसकी हरकतों को देख के ना, आप तुरंत जज करके आप उसको बता सकते हो। बेशक वो जो है फिर बाद में जाके जो है फिर वो IAS IPS या किसी बड़े पोस्ट पे चला जाए, या
जो है मतलब पॉलिटिक्स में चला जाए, इट डजंट मैटर, लेकिन उसकी जो वर्तमान की जो स्थिति है ना, उसको देख के आप उसको जज कर लेते हो। उसके बाद यह है या बच्चा किसी क्षेत्र में अच्छा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यही हम अनुमान लगा सकते हैं। देखो ये अनुमान जो हम लगाते नहीं, काफी हद तक तो मतलब ठीक रहता है, लेकिन कई कई बार जो, क्योंकि देखो एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। अब हमने किसी बच्चे के ऊपर ये अनुमान लगाया कि ये बच्चा जो है ना बहुत ज्यादा गेम में रहता है, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, क्या पता कल को जाके वो अगला विराट कोहली बन जाए, हो सकता है भाई, तो वहां पे तो हमारा अनुमान गलत हो सकता है ना। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है कि ऐसा अनुमान हमारा गलत नहीं होता है। जो बच्चों की जो चलन है ना, मतलब चलन तरीके, तौर तरीके, उससे उसका जो है भविष्य निर्धारित हो जाता है कि कैसा वो आगे करने वाला है। 9वां है विकास की दिशा का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। क्या है ये? पहला है सिरोध पदोन्मुखी, यानी कि सफेलोकॉडल। सफेलोकॉडल में क्या होता है कि जो बच्चे का जो विकास होता है ना, वो सिर से पैर की ओर होता है। यानी कि आपने कभी देखा है कि बच्चे ने जो है सिर संभालना सीखा नहीं है, उसकी गर्दनें ऐसे लटकी हुई है और वो चल रहा हो, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था कि भाई जो है हमेशा ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल जो है आपका बच्चे का जो है डेवलपमेंट होता है। उसी प्रकार से जो बच्चा जो है पहले सिर को संभालना सीखते हैं सेफेलोकॉर्डल में, उसके बाद उसके जो है कंधे, शोल्डर वोल्डर को जो है वो संभालना सीखता है, फिर धड़ को संभालना सीखता है, उसके बाद जो है नीचे जाके वो फिर टांगों पे जो है उसका नियंत्रण आता है। यही कारण कि बच्चा चलने से पहले जो है अपना जो है सिर नियंत्रित करता है। ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा दिशा का नियम क्या है? शीर्षाभिमुख या केंद्रीयभिमुख, इसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल भी बोलते हैं। देखो भाई मैं दोनों के नाम तो आपको यही बोलूंगा कि भाई इंग्लिश में याद रखो, पहला सेफेलोकॉर्डल, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल, क्योंकि इंग्लिश में तो चेंज नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे शीर्षाभिमुख भी दे रखा है मैंने, केंद्रीयभिमुख में क्या पता तीसरा और कुछ नाम आ जाए, तो फिर आप हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे। तो सीपी करके जो है ना, दिल्ली में एक सीपी है, तो सीपी करके आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। तो सी का तो मैंने आपको बता दिया कि भाई सी में जो है बच्चा जो है सिर से लेके पांव तक विकास होता है। सिर से स्टार्ट जो है विकास बच्चे का सिर से होता है, उसके बाद पांव तक होता है। लेकिन प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या है, इसमें जो बच्चे का जो विकास है ना, केंद्र से सीमाओं की ओर होता है, यानी कि सेंटर टू फेरीफेरी। सेंटर यानी कि बीच से लेके जो बाहर की जो हाथ है, फिर बाद में जो हाथ की उंगलियों का जो है विकास होता है। पहले हाथ और शरीर के केंद्रीय हिस्से विकसित होते हैं और धीरे धीरे उंगलियां और पैरों की उंगलियों जैसे कि बाहरी हिस्से जो है उसके विकसित होते हैं। आपने कभी देखा कि बच्चा जो है सही से बैठ नहीं पा रहा है, ठीक है, और वो लिख रहा है? ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले जो है बच्चा अच्छे से बैठना सीखेगा, उसके धड़ का विकास होगा, उसके बाद ही जो है फिर वो जो है क्या करेगा, फिर वो लिखना सीखेगा। पहले बच्चा बैठेगा, उसके बाद ही लिखना सीखेगा। इस बात को आप लिख लो, ठीक है भाई, ये है इसमें। उसके बाद है 10वां है विकास की नम्यता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या है, जो विकास है ना वो संशोधनीय है, यानी कि डेवलपमेंट इज मॉडिफिकेशन, यानी कि हम विकास को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं बट इसको रिवर्स नहीं कर सकते। यदि आज कोई बच्चा 1 से 2 साल का हो गया तो क्या आप उसको दोबारा 1 साल का कर दोगे? नहीं कर सकते। उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो है क्या कर सकते हो, जैसे कि, लेकिन विकास को जो है परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्या लिखा है, हाँ, हम संशोधन तो कर सकते हैं विकास में। अगर कोई बच्चे का जो है मतलब जैसे कि कोई बच्चा है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी कि हम विकास को किस तरीके से हम क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। ये वहीं लिखा है यहाँ पे, परिवर्तित, रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम विकास को मॉडिफाई तो कर सकते हैं। मॉडिफाई इन द सेंस कि बच्चे को सही न्यूट्रिशन देके, सही एनवायरनमेंट देके, बच्चों को जो हमारे जो समाज में डिस्ट्रैक्शन है उन सभी चीज़ों से बचा के हम उसको तो भाई अच्छे से पोषित कर सकते हैं ना। ये तो हमारे हाथ में। सोचो अगर आप ये भी नहीं कर रहे हो तो बच्चा जो है फिर गलत संगत में पड़ जाएगा, बीड़ी गुटखा पान मसाला ये सब खाने लगेगा, तो फिर क्या होगा, फिर तो उसको दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम जो है विकास को संशोधित कर सकते हैं, यानी कि जो बच्चे का जो विकास है ना वो एक गलत डायरेक्शन में ना जाए, उसको जो हम एक सही डायरेक्शन में कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते अगर बच्चे का विकास हो गया, यदि बच्चा 1 से 2 साल का है, 2 से 3 साल का हो गया, तो उसको हम फिर रिवर्स नहीं कर सकते। आप खुद बताओ, अभी अगर आपकी 24-25 साल उम्र है तो आप 20 साल के होके दिखा दो तो मान जाए? नहीं हो सकते भाई, नेचुरली तो नहीं हो सकते ना। उसके बाद 11वां क्या बोलता है, विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार है, यानी कि डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। ये देख लेते क्या बोलता है। बच्चों का जो विकास है कभी भी सीधा नहीं होता। अगर आप बोलोगे कि पहले बच्चे का ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, नहीं, ऐसे नहीं होता विकास। विकास होता है ऐसे ऐसे स्पाइरल होता है। कभी उसके दूध के दांत आ रहे हैं, कभी उसकी हाइट बढ़ने लग रही है, कभी उसका जो है कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ऐसे होता है विकास। बच्चों का जो विकास है हमेशा वर्तुलाकार स्पाइरल होता है। उदाहरण के लिए बच्चे के पहले दूध के दांत आएंगे, उसके बाद उसकी लंबाई बढ़ने लगेगी, फिर शरीर के दूसरे अंग बढ़ने लगेंगे और इस प्रकार जो है बच्चे का विकास होता है। अगर हम ये बोलेंगे कि सभी बच्चे जो है उसके सारे दूध के दांत पहले आ जाएं
उसके बाद जो उसकी लंबाई बढ़ेगी। तो क्या ये आपको उचित लग रहा है ये सारी चीज़ें? क्योंकि कहीं तो ऐसे होते हैं कि मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं ना 20-25 साल, तब हमारे कुछ दाँत जो बिल्कुल अंदर के जो दाँत होते हैं ना वो तब आ रहे होते हैं। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि पहले सारे दाँत आ जाएँगे फिर उसके बाद हमारी लंबाई बढ़ेगी, क्योंकि ये तो एडल्ट तक दाँत आने की जो है प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है भाई? तो हम बोल सकते हैं कि विकास जो है वो सीधा नहीं होता, वो वर्तुलाकार होता है। ठीक है भाई? उसके बाद 12वां है प्रारंभिक विकास की महत्ता। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर। इसका मतलब होता है कि बच्चों का जो शुरुआती अनुभव है उन्हें बचपन में जो किया है, जो बच्चों ने जो शुरुआती अनुभव होते हैं ना, हम क्यों बोलते हैं कि भाई बच्चों को संभाल के रखो, बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें मत दो, डरावनी फिल्में वगैरह मत दिखाओ। इससे क्या है उसके दिमाग पे असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा फ़ोन मत दिखाओ उसको, क्योंकि फ़ोन में देखेगा, यूट्यूब पे आजकल तो कुछ भी मतलब चल रहा है और बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके, आजकल तो बच्चों का तो खाना गले से हजम नहीं होता भाई। मेरा खुद का जो भांजा है उसको हम दग्गू जी बोलते हैं। जी बोलना परमानेंट है भाई उसका। दग्गू के आगे जी नहीं बोलेंगे तो रोने लगेगा, वो खुद से बोलेगा मामू दग्गू जी, तो दग्गू जी बोलना परमानेंट है। अब वो बिना फोन के खाए ना। अब भाई अब मेरी सिस्टर क्या करती है उसको, अब उसको जो है सिर्फ खाते वक्त जो है मतलब उसको फोन दिखाती है और फिर जैसे ही उसने खाना खाया हटा लिया। लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या कर सकते भाई, उसको भी तो भूखा नहीं रख सकते ना, तो ऐसा आपको भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, हमारे घर में ही हो रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसा मैंने अपनी सिस्टर को भी बोला कि भाई इस चीज़ को अवॉइड कर। अगर इसको आदत लग गई ना फिर तो भाई ये तो फिर इसका भला हो जाएगा। क्या होता है कि यह बच्चों के आयाम को जो है प्रभावित करता है। अगर शुरुआती अनुभव उसको अगर बेकार मिलेंगे तो वो जो है बच्चों के आयाम पे प्रभाव डालेगा। ठीक है भाई, समझ गए? उसके बाद हम विकास के चरण पढ़ लेते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन से चरण होते हैं भाई? चरण पहले हम जो है थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला होता है शैशवावस्था, जो सीटेट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीएड बीएड की किताब उठाओगे तो उसमें तो और भी जो है मतलब काफ़ी डिटेल में दे रखा होता है, लेकिन सीटेट में जो मेन चरणों से जो सवाल आते हैं वही चरण मैं आपको कराऊंगा। और ये वाले जो चरण है ना, ये वाले चरण जो प्याजे की चरण से मेल खाते हैं, या आप यूं बोल सकते हो कि इनके चरण से प्याजे का चरण मेल खाता है। तो अगर ये चरण को अच्छे से कर लेते हो तो प्याजे के चरण भी आपसे जो है आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला है शैशवावस्था, इन्फेंसी, और 0 से 2 वर्ष का जो इसका जो है काल रहता है। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है अगर हम बात करें तो जो एडोलेसेंस की जो एज है ना, उन्होंने 10 से 19 वर्ष डाला है। तो ये जो है इसको आपको अलग से याद रखना है। वैसे नॉर्मल केस में 12 से 18। अगर WHO का पूछता है तो वो इस चीज को मेंशन करेगा WHO, तो तब जो है आपको 10 से 19। वैसे तो इतना बेसिक क्वेश्चन आप सीटेट नहीं पूछता, और फैक्चुअल क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ही नहीं पूछता है, कंसेप्चुअल बेस ही पूछता है, और उसमें भी बहुत ज्यादा एसेशन एंड रीजनिंग के सवाल पूछते हैं। चलो भाई सब कुछ डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं। शैशवावस्था जिसको हम इन्फेंसी बोलते हैं। इन्फेंसी में क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है 0 से 2 वर्ष की उम्र में रहता है, और बच्चा जो है किससे सीखता है, इसमें जो है बच्चा जो है वह अपने इंद्रियों से बहुत ज्यादा जो है सीखता है। इंद्रियों की मतलब कि जो सेंसेस होते हैं, टच करना, फील करना, सूंघना, देखना, ये सारी जो है सुनना, ये सारी क्या है, इंद्रियां हैं। इनसे जो है बच्चा सीखता है। प्याजे के अनुसार मोटर क्रिया जो है, मोटर एक्शन करके जो है सीखता है। उसके बाद इसी अवस्था में जो बच्चा जो है क्या करता है, चलना बैठना जो है सीखने लगता है। 0 से 2 वर्ष की उम्र में बच्चा जो नॉर्मली क्रॉलिंग वगैरह करने लगता है, चलने लगता है, बैठने लगता है। अगर किसी के बच्चे में अगर ये चीजें नहीं हो रही है तो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, 2 साल से ज्यादा हो जाता है, तो उसको फिर एक डॉक्टर से कंसल्ट कर, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्ट करने की आवश्यकता है। उसके बाद जो बच्चा होता है ना इस अवस्था में अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं का मतलब होता है कि जैसे कि उबासी लेना, वो माँ का दूध फीडिंग करने लगता है। तो फीडिंग करना उसको किसी ने सिखाया नहीं, ये सारी चीजें उसको ऑटोमेटिक जो है नेचर की देन है, ऑटोमेटिक जो है उसके अंदर ये सारी गुणे हैं। उबासी लेना उसको किसी ने सिखाया नहीं, उबासी वो जो है अपने जो है मतलब सब कुछ जो है नेचर की ये सब देन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं। तो यह भी जो है इस उम्र में करने लगता है, और यह भाषा अर्जन एवं विकास के लिए जो है संवेदनशील अवधि, यानी कि इसमें जो बच्चा है ना, इसमें बच्चा आपकी बहुत कॉपी करता है। जो मैंने प्याजे की थ्योरी में भी आपको बताया कि जो बच्चा है ना वो बड़ों की कॉपी करने लगता है, कॉपी कैट बन जाता है। और कॉपी भी तुरंत नहीं करेगा, डिले कॉपी करे, यानी कि जब आप किसी कोई चीज बोल दोगे तो उस चीज को ना वो मतलब आपको भी ध्यान नहीं रहेगा कि ये शब्द हमने कब बोले हैं, उसको बाद में फिर वो जो है क्या करेगा, वो बोलता रहेगा। तो इसलिए हम इसको जो है संवेदनशील अवधि बोलते हैं कि हमें बच्चों को जो है सही से रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उसके सामने जो है करो, उसके सामने कुछ भी बोल दो तो फिर बच्चा वो बोलता है। ठीक है भाई, ऐसा मेरे दग्गू बोलता है। मैं अगर कुछ भी बोल रहा हूँ ना, अगर हम मतलब लड़ाई मारपीट कर रहे हो तो क्या करता है, वो भी बोलता है चुप चुप, ऐसे कैसे करके हमको जो है चुप कराता है वो। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बच्चे का जो है शारीरिक व मानसिक विकास जो है
तेज हो जाता है। और आप देखोगे जो बच्चे जो है ना, बच्चों के जो ना सिर पे एनी टाइम आपको जो है ना मतलब उसका जो सिर है बहुत ज्यादा गर्म मिलेगा, और गर्म के बाद भी हल्का सा आप पंखा बंद करोगे ना, या पंखा अगर चलता भी रहेगा ना तो उसको पसीने आते रहेंगे हल्के हल्के। अगर आपने नोटिस किया होगा कभी तो उसको हल्का हल्का पसीना आता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो उसका जो मस्तिष्क में जो विकास हो रहा है बहुत तेजी से हो रहा है। उसका जो शारीरिक व मानसिक विकास है ना बहुत तेजी से हो रहा है, और शारीरिक रूप से भी वो जो है मतलब उसकी हाइट जो है मतलब बढ़ने लग जाती है। इसके बाद वाली अवस्था में वो सारी चीजें डाउन हो जाएगी। सेकंड अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। इसमें क्या है, अब इसमें मेरा दग्गू आ गया है। जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसमें मेरा दग्गू आ गया, दग्गू जी नॉट दग्गू, दग्गू जी आ गया है। बच्चे का जो है भाषा विकास बहुत तेज हो जाता है। इसमें भाषा विकास इन द सेंस कि अब जो है बच्चा अपने घर से सोसाइटी में जाने लगता है, समाज में जाने लगता है, वहाँ पे बच्चों से खेलने लगता है, कूदने लगता है, तो इसलिए जो है वो लैंग्वेज उसका जो है तेज हो जाता है। परंतु जो शारीरिक विकास है शैशवा अवस्था के मुकाबले जो है क्या है, धीरे हो जाता है। आपने देखा कि अचानक आपके बच्चे की हाइट बढ़ गई, कई माँ तो बोलती है खाली बांगर जैसा हो रहा है और शरीर में कुछ है नहीं, ऐसे ही मतलब बोलते हो ना कि खाली बांगर जैसा हो गया, मतलब खाली लंबा हो गया, शरीर से बच्चा ही है अभी भी। तो जो इस वाली अवस्था में ना अब आपको वो तरसा देगा, अब उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी भी बहुत माइनर सी बढ़ेगी, ठीक है। इस अवस्था को संक्रमण व संवेदन का काल यानी कि क्रिटिकल एंड सेंसिटिव पीरियड भी माना जाता है। यानी कि बच्चे को, आप सभी को मालूम, बच्चा खेलने जाएगा बाहर, चोट लगेगी, और चोट यदि उसके मस्तिष्क पे लग गया तो काफी ज्यादा घातक हो सकता है। तो इसलिए जो है हमें एक पेरेंट्स के रूप में जो है क्या करना है, उस सारे प्रिकॉशंस को हमें क्या करना है, फॉलो करने, ताकि बच्चे को जो है, देखो खेलने से भी नहीं रोकना बच्चे को, लेकिन अगर कोई भी चीज कहते हैं ना कि मतलब प्रिकॉशन लेके करेंगे तो वो चीज ज्यादा बेटर है। उसके बाद इस अवस्था में जो बच्चा है ना वो ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक इन द सेंस कि बच्चा जो है ना अहम केंद्रित रहता है, यानी कि वो जो है ना किसी भी चीज को ना अपने पर्सपेक्टिव से देखेगा। कहीं भी जाएगा, कुछ भी चीज चाहिए वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझेगा। कुछ भी चाहिए तो वो जो है बोलेगा कि भाई आज पापा की जॉब गई नहीं गई इसको से कुछ मतलब नहीं, अगर उसने कुछ लाने के लिए बोला है तो उसको चाहिए, नहीं तो फिर वो ड्रामे करेगा। फिर एरिक्सन के अनुसार यह प्ले एज है व टॉय एज है। नॉर्मल सी बात है, 2 से जो 6 वर्ष का जो बच्चा है तो इसमें तो बच्चा खेलता ही है, ये एरिक्सन साहब बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चे का जो है सामाजिकरण तेज हो जाता है। समाज में जाएगा तो भाई सामाजिकरण तो तेज होगा ही ना। इसे जो हम गिरोह से पहले की आयु यानी कि गैंग में जो बच्चा रहता है ना, इसके बाद की जो अवस्था आएगी उसमें बच्चा गैंग में रहने लगेगा, अपने दोस्त यार टोली बना लेगा। उससे पहले की जो है इसको हम आयु बोलते हैं। इस आयु डर्टी एज भी बोलते हैं इस आयु को। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो कहीं कीचड़ वीचड़ में भी चला जाएगा, खेलेगा, वहाँ गीला रहेगा एनी टाइम, पानी से उसको खेलना बहुत पसंद होगा। गांव देहात का बच्चा तो कीचड़ में बहुत खेलना पसंद करेगा। शहर में तो कहाँ ही है, मतलब शहर में तो कहाँ में कीचड़ देखने को मिलता है। बारिश वारिश होगी तो बारिश में चला जाएगा उसको, ये सारी चीजों को बहुत शौक रहता है। इस अवस्था को जो है प्री स्कूल एज, यानी कि इसमें जो बच्चा है प्ले वे वगैरह नर्सरी वगैरह में है जो है LKG UKG में जो है जाने लगता है। और इस अवस्था में बच्चा जो है अस्थायी दोस्ती यानी कि टेम्परेरी फ्रेंडशिप भी करता है। यानी कि कहीं गया तो वहाँ पे हाय हेलो, चल भाई तू मेरा दोस्त है, अपने से अगली वाली गली के जो है लड़की को सेट कर लेगा। मतलब लड़की को सेट इन द सेंस कि मतलब उससे हाय हेलो कर लेगा, दोस्ती हाथ मिला लेगा, और उसके बाद जो है फिर टाटा बाय बाय करके अपने पेरेंट्स के साथ आ जाएगा। सिंपल से दूध लेने गया कहीं पे, वहाँ छोटी बच्ची दिखी, छोटा बच्चा दिखा, और भाई उसके साथ थोड़ा सा वो करेगा, शैतानी करेगा, और बस फिर जब उसको घर लेके आ जाओगे तो आ जाएगा। सिंपल। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह जो है अस्थायी दोस्ती की जो है अवस्था है। अब उसके बाद आता है उत्तर बाल्य अवस्था। 6 से 12 वर्ष की जो है उम्र इसमें जो है बच्चे रहते हैं। इसमें जो पिछले वाले में जो है जो चीजें कमी थी बच्चों में वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। बच्चा स्थायी दोस्ती करने लगता है, स्कूल जाएगा तो स्थायी दोस्ती होगी, और वो जो दोस्ती है उसकी 12वीं तक चलेगी। अगर स्कूल 12वीं तक है, 5वीं तक है तो 5वीं तक चलेगी। इस अवस्था में अब बच्चा जो है टोली में गैंग में रहने लगेगा। स्कूल से भी आएगा ना तो गैंग में, चल मेरे दोस्त कंधे पे हाथ डाल के। खेल की अवस्था, खेल की तो मैंने बता ही दिया आपको, स्कूल जाने लगता है बच्चा। शारीरिक विकास अब तेज हो जाता है, फिर उसकी हाइट आपको जो है अचानक में बढ़ती हुई दिखेगी। बीच में रुक गई थी हल्की सी, अब इसमें जो है फिर से उसकी शारीरिक हाइट वाइट जो है बढ़ने लगेगी आपको। बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट होता है, मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो उसके जो मांसपेशियां वगैरह इन सब का जो विकास होने लगता है। बच्चे में जो है ना मिथ्या परिपक्वता रहता है, यानी कि सूडो मैच्योरिटी, यानी कि बच्चे को जो है ऐसा लगता है कि वह जो बड़ा हो गया, लेकिन वह होता अभी भी बच्चा ही है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि मतलब जब कुछ ऐसे कार्य होते हैं ना, जब आप करने जाओ ना तो जो आपके फेवर में कार्य है उसके लिए तो आपको बच्चा बना देंगे, और जो आपके फेवर में नहीं है उसके लिए तो बोलेंगे कि तू तो बड़ा हो गया भाई, तुझे तो कर लेना चाहिए। ऐसा होता है ना। उसके बाद लेटेंसी के स्टेज भी इसको बोलते हैं, सूक्ष्मता अवस्था। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो बच्चा होता है ना उसको जो यौन जो इच्छाएं वगैरह होती है ना, यौन इच्छाएं जानते हो ना आप, वो टर्म को मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। तो यौन इच्छाएं वगैरह ये सभी चीजें नहीं होती। बच्चा अपने कार्य में मस्त रहता है, स्कूल भी जाता है ना, अगर उसकी महिला मित्र भी है तो उसको उससे कोई जो है अट्रैक्शन वगैरह
वगैरह नहीं होगा। खाली वो दोस्ती के पर्पज से जो वो कर रहा है, सारी काम कर रहा है इसमें जो है, और होमवर्क वगैरह, सामाजिक संबंध, खेल कूद कर रहा है, पढ़ाई लिखाई, सामाजिक कौशल विकसित कर रही है, सारे काम करते हैं, यौन इच्छाएं नहीं होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंसी स्टेज भी बोलते हैं। लेकिन 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 इसके बाद वाली जो अवस्था आती है ना, उसमें बच्चों की जो एडोलेसेंस में आएगा तो उसमें यौन इच्छाएं उसमें जो है आ जाती है। लेकिन उससे पहले ये देख लो, एरिक्सन के अनुसार बच्चों में जो है उद्योग बनामहीनता यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी जो है बच्चे में आ जाती है। क्या मतलब होता है कि यह जो है प्रारंभिक स्कूल वर्षों में आता है। इस चरण में बच्चा गर्व और हीनता की भावना आती है बच्चे में। जैसे कि आपने भी कभी देखा होगा कि जो बच्चा होता है ना, वो मतलब आपने सुना होगा उनके मुंह से कि यदि बच्चा किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करता है तो वह अपने आप को जो है गर्व महसूस करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। और यदि बच्चा जो है अपनी सहपाठी से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो वह जो है उसके अंदर जो है हीनता की भावना। मैं आपको जो है मोटा मोटा समझा देता हूँ कि जैसे कि दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं क्लास में, जो है जो आपके बच्चे हैं क्लास में, उसके अच्छे अंक आए तो उसको अपने ऊपर गर्व होगा, हाँ भाई मेरे अच्छे अंक आए हैं, टीचर भी अप्रिशिएट कर रही है, मेरी मॉम डैड भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उसके जो है उसी का अपोजिट कर दो, यदि उसके क्लास में जो है गंदे मार्क्स हैं और उसके मित्रों के अच्छे मार्क्स है, तो अपने आप में हीन भावना ले, यार मेरे जो है मतलब दोस्त के तो मतलब अच्छे मार्क्स है, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं है, अब मेरे को मम्मी मारेगी और टीचर ने भी मेरे को जो है डांटा, ऐसे करके जो है हीनता की भावना आ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, उद्योग बनाम हीनता। ठीक है भाई। उसके बाद और ये लास्ट है हमारा किशोर अवस्था, बहुत ही गोल्डन पीरियड है। आई नो आप सभी जो अभी जस्ट जो है इसी वाली अवस्था से निकल के एडल्टहुड में जो है घुसे हो। 12 से 18 वर्ष इसका जो है काल रहता है, और WHO के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, 10 से 19 वर्ष जो है बताया गया है। अब इसमें एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल क्या बोलते हैं कि यह जो अवस्था है ना, वो तनाव तूफान की अवस्था। आप खुद बताओ, जब आप टीनेज में थे तो आपको कितनी सारी चीज़ों की टेंशन थी, बताओ। गर्लफ्रेंड नहीं है, इस चीज़ की टेंशन। करियर में कुछ नहीं हो पा रहा है, इस चीज़ की टेंशन। बोर्ड में एग्जाम में नंबर कम आएंगे, इस चीज़ की टेंशन। घर में कोई समझ नहीं रहा आपको, इस चीज़ की टेंशन। आप क्या हो, इस चीज़ की टेंशन। तो सारी चीज़ों की टेंशन थी नहीं थी आपको, ये बताओ। उसके बाद कोई सुन नहीं रहा आपकी, कहीं पे आप डिसीजन नहीं दे सकते। तो ये वाली अवस्था जो है बहुत ही ज़्यादा जो है स्टैनले हॉल के अकॉर्डिंग जो है तनाव में तूफान की अवस्था है। इस अवस्था को जो है स्वर्णिम काल यानी कि गोल्डन पीरियड भी माना जाता है। क्योंकि देखो, सबसे पहले जो इस अवस्था में लड़कियां आती है, प्यूबर्टी हिट हो जाती है। लड़के जो है मतलब अब जो है मतलब संतान को जन्म देने के लिए जो है वो जो मतलब कैपेबल हो जाते हैं। उसके बाद जो है काफ़ी सारे, चाहे उसको बॉयज़ को ले लो या गर्ल्स को ले लो, उनमें जो काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोन में चेंजेस हो रहे होते हैं, लड़कियों को पीरियड्स आ रहे होते हैं। तो इसलिए जो है इस अवस्था को जो है स्वर्णिम काल माना गया है। उसके बाद इस अवस्था में बच्चों का जो है तेजी से शारीरिक विकास होता है। अभी तक पीछे वाली अवस्था में क्या था कि बच्चों का जो शारीरिक विकास था ना, वो रुका हुआ था। यानी कि जब आप अपने जो है भांजे वगैरह को, भांजनियों वगैरह को देखते होंगे, आप बोलते हो यार ये बड़ी कब होगी, तू छोटी रह जाएगी, इतनी रह जाएगी, तेरे को 4-5 साल से देख रहे हैं, तो इतनी है। लेकिन जैसे ही वो इस अवस्था में घुसते उनका शारीरिक विकास 1 साल में इतना मतलब हो जाता है, 1-2 साल में। जब आप दोबारा उसको देखते हो बोलते हो अबे ये क्या था, तू तो अभी छोटी सी थी बिल्कुल, अभी इतनी लंबी कैसे, बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद इस अवस्था को जो पूल अवस्था भी, ब्रिज पीरियड भी बोलते हैं। ब्रिज पीरियड क्यों बोलते हैं, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि अभी जो है आप जस्ट जो है एडोलेसेंस से जो है एडल्टहुड में गए हो। तो क्योंकि जो बच्चा होता है ना, बचपन से किस में आता है, पहले बच्चा जो है बचपन से जो है इसमें आता है किशोर अवस्था में, और किशोर अवस्था में वो फिर वयस्कता की ओर जाता है। तो मतलब ऐसे करके एक पूरा ब्रिज बन गया ना ऐसे। मतलब पहले बचपन में था, बचपन से जो है किशोर अवस्था में आया, किशोर अवस्था से जो है वयस्क बना, अडल्ट में, अभी आप एडल्ट में हो। तो इसलिए जो हम इसको एक ब्रिज अवस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपनी भावनात्मक, इमोशनल रूप से जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। कमज़ोर होने का रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई इसमें जो है बच्चों की कोई सुननी जो है बच्चा ना बच्चा रहता है ना जवान रहता है। बच्चों की कोई भी अगर सामूहिक कोई भी ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है, उसमें इसकी राय को जो है इग्नोर किया जाता है। और वो जो लवेरिया का चक्कर भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें होता है। तो इसलिए जो है बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक रूप से कमज़ोर होता है। छोटी छोटी बातों पे, स्पेशली गर्ल्स, छोटी छोटी बातों पे जो है अगर गाय ने उसको देख लिया तो वो गाय को डांट देगी। मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, गाय से डर जाएगी। गाय ने अगर ऐसे उसको मतलब ऐसे देख लिया तो वो वहाँ पे इमोशनल हो जाएगी। तो मतलब समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। एरिक्सन
के अनुसार जो है बच्चों में आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है, यानी कि बच्चा है कौन, यानी कि मैं हूँ कौन भाई। ना मेरी तुम डिसीजन को देख रहे हो। मैं अगर कुछ भी बोलूँ कि आज ये बनेगा तो तुम टिंडे बना रहे हो, जिस दिन मैं टिंडे बोल रहा हूँ तो तुम मटर पनीर बना रहे हो। तो भाई मेरी कुछ चलेगी नहीं चलेगी इस घर में, तो इससे जो है बच्चा काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा होता है। उसके बाद इस अवस्था में जो बच्चा होता है ना, वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन भी इस अवस्था को, इसको और ऐसे समझ सकते हो कि जब कोई ऐसा काम होगा जो कि मतलब बच्चे के फेवर में नहीं होगा, तो वहाँ उसको बड़ा कर दिया जाता है कि भाई तू तो बड़ा हो गया, तू तो खुद से खाना लेके खा सकता है, खुद से पानी लेके पी सकता है। और जहाँ पे उसकी जो है मतलब ज़रूरत नहीं है, तो बस भाई तू तो अभी छोटा है। अच्छा गाड़ी चलाएगा, तू तो अभी छोटा है, गाड़ी नहीं चलानी तुझको, अभी 18 साल का हो गया तू, अभी छोटा है। तो इसलिए बोलता है बच्चा कि भाई मैं हूँ कौन, ना तुम मुझे बच्चा रहने दे रहे हो, ना तुम मुझे बड़े होने दे रहे हो, तो मैं हूँ कौन, इसमें जो है बच्चा फंसा हुआ रहता है। और इसको वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन, मैंने बताया ना अभी आपको कि जो काफ़ी सारे जो हार्मोन में है वो काफ़ी ज़्यादा बॉडी में चेंजेस हो रहे थे, हाइट बढ़ रही होती है, काफ़ी ज़्यादा दिमाग में हलचल रहता है, पूरा क्या होगा नहीं होगा, पूरा मतलब ऐसा हो जाता है कि बस। और काफ़ी ज़्यादा जो हमें वो जो टपकने के जो रेट होते हैं ना, वो इसी अवस्था में होते हैं। जैसे कि मतलब आपने देखा होगा कि बच्चे जो छोटे छोटे नीट नहीं क्लियर हुआ एक बार एग्ज़ाम, तो बस ले भाई छलांग लगा देते हैं। और जो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो इसको हम बोल सकते हैं, जो स्टैनले हॉल ने बोला कि तनाव या तूफान की अवस्था है। उसके बाद बच्चा जो है ना किशोर अहम केंद्रितवाद रहता है, यानी कि ईगोसेंट्रिक रहता है। एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिक रहता है, यानी कि कहीं भी जाएगा बन ठन के जाएगा, वो बन ठन के इसलिए जाएगा कि उसको लगता है कि सभी उसी को देख रहे हैं। वो कहीं मतलब जो है कोई लड़की ऐसी हो भाई, उसको मतलब ऐसा ना लगे कि मतलब कि मेरे को लड़कियां देख रही है और मैं कैसा लग रहा हूँ, बेकार सा लग रहा हूँ। तो ये दोनों में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज़ में ही रहता है, गर्ल्स में भी वो कहीं भी जाएगी तो पूरा पोत पात के जो है जाएगी। दूध लेने जाएगी पोत पात के जाएगी। और नमकीन लेने जाएगी पोत पात के जाएगी, पार्ले जी लेने जाएगी पोत पात के जाएगी। इसी तरीके से लड़के जो है चाय लेने जाएंगे, चाय तो खैर घर में ही होता है। बाल कटाने जाएंगे पूरा बाल को सेट करके, मतलब बाल कटाने जा रहे हो बाल को सेट करके जा रहा है। तो समझ गए होंगे कि किशोर अहम केंद्रितवाद क्या होता है। तो चलो भाई, तो आज की वीडियो में इतनी ही। वीडियो जो महामैराथन, ये जो हमारी वीडियो थी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और जो भी नोट्स है ना, हमने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। आप वहाँ पे जैसे जाओगे ना हमारे टेलीग्राम पे, स्टडी एरिया क्लास के टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे जितने भी नोट्स होते हैं ना हमारे पिन होते हैं। तो ऊपर पिन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे सारे नोट्स आपको खुल के आ जाएंगे। तो सभी नोट्स आप आराम से जो है उसको क्या कर सकते हो, पीडीएफ को प्रिंट आउट करा सकते हो, या हैंड रिटन नोट्स बना लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें से भी काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट करके बना सकते हो ताकि आपको रिवीजन में टाइम ना लगे। तो जय हिंद, जय भारत।